हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? कैसन बा? ठीक बा? प्रांजल, अफजल, आकाश, जयराज एमपी। सर आई कमिंग, यू कमिंग। रंजना, पीहू, बॉबी, अभिनव, अंजलि, रंजना प्रजापति, अंजलि राय, डॉक्टर अनु, बाकी एक ने नाम नहीं लिखा हुआ, हेमलता, कमलेश, प्रांजल, रीना, जयराज एमपी, कमलेश, अंकिता, मिस पटेल, पीसी जादव, एसके राम, डॉक्टर अनु। तुमको एसके राम दिखेगा नहीं भाई। पूनम पाल, रंजना, दक्ष, नीतीश कुमार, डॉक्टर नीतीश, शालिनी, बस करो अंजलि राय, क्या हो गया है? अर्चिता, मनीषा दुबे, मनीषा दुबे अपना नाम वहां पर चेंज कर लो, रितेश सोलंकी। चलो जी, बहुत बढ़िया, रितेश सोलंकी ने सबको साइलेंट कर दिया। अप्पू सर, रेस्पिरेशन मंडे से होएगा? यस बेटा, मंडे से होएगा। कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है। ये सप्पू मंडे से होएगा, कल आपका टेस्ट है। तैयारी है? कल आपका टेस्ट है, तैयारी है आपकी? टेंशन हो रहा है, तानसेन हो रहा है। ये कह रहा है डॉक्टर अनु कह रही हमको तानसन हो रहा है, तानसन, तानसन। चलो जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टेंशन और देते हैं आपको, ठीक है? आज थोड़ी सी टेंशन और दे, थोड़ी सी टेंशन, टेंशन नहीं सॉरी, टेंशन थोड़ी सी और दे। चलो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। करना चाहोगे? करना चाहोगे थोड़ी सी टेंशन? लोगे थोड़ी सी टेंशन? आइए, थोड़ी सी टेंशन देते हैं आपको। इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आपने ये चैप्टर पढ़ा? सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताना। सर पोल आएगा, भेज देता हूं यार, भेज देता हूं, पोल भी भेज देता हूं। आपने ये चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पहले तो ये बताइए। अप्पू को पोल चाहिए। अप्पू को नीट के एग्जाम में भी वहां पर है ना, जो एग्जामिनर आएगा उससे कहेगा मैं कॉपी में ओएमआर में नहीं भरूंगा, ए एग्जामिनर मेरे लिए पोलवा लेकर आओ। है नु? नहीं अप्पू पढ़ लिया? सर कल का टेस्ट है तो आज क्लास लेना जरूरी है? नहीं, आज की क्लास बंद कर दो, अपना रिवीजन करो। बायो में आपके जो चैप्टर बताए, फिजिक्स में तो इतने सारे चैप्टर है मेरे भाई, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं तो यहां पर जस्ट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने आया हूं इस चैप्टर की, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं जो अगर नहीं क्लियर है, ठीक है? बाकी इस क्लास को आप बाद में भी देख सकते हैं, आपके बैच में रहेंगी। आइएगा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं इस चैप्टर के लेकर आया हूं, जरा एक बार करते हैं। आइए, फर्स्ट इस क्वेश्चंस को कर कर देखना बेटा, एक बार जरा पोलवा भेज दीजिए एक बार। $91 पोलवा पहुंच रहा है तुम्हारे पास। यस शिवानी चौधरी, जल्दी से यहां पर भी आंसर दे दो, वहां पर भी आंसर दे दो। जिनके पोल नहीं आया प्लीज ये मत बोलना कि पोल नहीं आया, पोल नहीं आया, पोल नहीं आया। जिनके पोल नहीं आया है कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। जिनके पोल आ गया है अच्छी बात है। मात्र कितने बच्चे दे रहे हैं क्लास में, ओ भाई साहब। चलो जी, तो 52% बच्चों ने आंसर लगाया है बी। बहुत बढ़िया, चैप्टर पढ़ा नहीं है बेटा आप लोगों ने। हाँ जी,
शुभम कौन सी लाइन बेटा, एक बार वापस से लिखो, एक बार जरा बता देना। सर जी ईटीएस की लाइन समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा बड़ा कर देना इसको। बस 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 ईटीएस की ये लाइन समझ, अधोगामी समझ में नहीं आया ना। मैंने यही क्वेश्चन किसी बच्चे ने और भी पूछा था, शायद ग्रुप में पूछा था कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है ईटीएस की, तो रुक जा एक सेकंड रुक जाना बेटा। इस चित्र में देखना शुभम, इस चित्र में आपके PS2 से, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का अभिगमन हो रहा है। अप हिल हो रहा है कि डाउन हिल हो रहा है? डाउन हिल। तो डाउन हिल को हम हिंदी में बोलते अधोगामी। ये चीज थी, बस इतनी सी बात थी जो तेरे को समझ में नहीं आई होगी, बस इतना सा था। ठीक, इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो जी इस वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बेटा यहां पर बता रखा था कि कौन सा यहां पर विकल्प सही है। ए जो है कम प्रकाश तीव्रता को दर्शा रहा है। यस, ए जो है वो कम प्रकाश तीव्रता को दर्शा रहा है, बिल्कुल सही है। डी जो है वो क्षतिपूर्ण बिंदु या संतुलन बिंदु को दर्शा रहा है। डी जो है वो क्षतिपूर्ण बिंदु या संतुलन बिंदु को दर्शा रहा है। ई जो है संतृप्त बिंदु को दर्शा रहा है। ई जो है वो संतृप्त बिंदु को दर्शा रहा है। नहीं, ई संतृप्त को नहीं दर्शा रहा। डी जो होता है वो संतृप्त बिंदु को दर्शाता है। बी संतृप्तन बिंदु है, नहीं जनाब। सी संतुलन बिंदु है, नहीं जनाब। ए कम प्रकाश की तीव्रता को, हां सर यहां पर भी ठीक था, यहां पर भी ठीक है। सी प्रकाश सीमाकारी कारक नहीं है। सी जो है वो प्रकाश सीमाकारी कारक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया है। अब अगर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, तब भी उत्पादकता उतनी ही बन रही है। यानी इस बिंदु के बाद में प्रकाश, इस बिंदु के बाद में प्रकाश जो है वो एक सीमाकारी कारक नहीं है, बिल्कुल सही है। सी बिंदु किस चीज को बता रहा है, सी पॉइंट किस चीज को बता रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को आप बढ़ा दो, फिर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो दर क्या हो गई, कांस्टेंट। यानी इस सीमा पर प्रकाश जो है वो एक सीमाकारी, एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, बिल्कुल सही है। डी जो है वो संतृप्त बिंदु है, यही तो मैंने बताया था। डी जो है वो क्या है, संतृप्त बिंदु है। डी यहां पर गलत लिखा हुआ था, संतृप्त बिंदु बी बता रहा था, बी नहीं था, डी जो है बिल्कुल सही है। थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होएगा। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, करिए। C3 चक्र के अपचयन के पद के लिए कितनी एटीपी आवश्यक होगी यदि चक्र सुक्रोज के निर्माण में संलिप्त है? पोल आ गया, आंसर करिए। चलो जी, C3 चक्र के अपचयन पद के लिए कितनी एटीपी आवश्यक होगी यदि चक्र सुक्रोज के निर्माण में संलिप्त होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, अगर आपको पता हो। देखो C3 चक्र का जो अपचयन पद जो होता है, अपचयन पद जो होता है, उस अपचयन पद में बेटा 12 एटीपी यूज में आती है। किसमें? C3 चक्र के 12 एटीपी और 12 NADPH का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन क्लास में भी पूछा था सर, क्वेश्चन पहले पढ़ नहीं पाते इस वजह से पहले पोल। चलो मैं पोल नहीं भेज रहा हूं यार, ये पोल वोल का लफड़ा थोड़ा सा साइड में रखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, खत्म करो पोल वोल का लफड़ा। ये पोल वोल जो है ना, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ जी, C3 चक्र के अपचयन पद में कितनी एटीपी यूज में आ रही थी? 12 एटीपी, 12 NADPH यूज में आ रहे थे। अब आपसे पूछा है, और यहां पर क्या बन रहा था सर, एक ग्लूकोज जो है उसका निर्माण हो रहा था। मैंने कहा ठीक है, यदि सुक्रोज का निर्माण करना है, अब आप जानते हैं सुक्रोज जो होता है वो किससे बना होता है सर? सुक्रोज जो होता है वो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। अब ग्लूकोज का निर्माण करते हुए अगर आपके अपचयन पद में 12 एटीपी खर्च हो रहे या 12 एटीपी यूज में आ रहे हैं, तो 12 एटीपी अगर यहां पर यूज में आ रही है तो बेटा फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही कौन सी शर्करा है? हेक्सोज शर्करा है। ये भी एक्सोज, ये भी एक्सोज। अगर इसमें 12 एटीपी यूज में आ रहे हैं तो यहां पर भी 12 एटीपी यूज में आएंगे। तो टोटल अपचयन पद में C3 चक्र में
टोटल 12 और 12 एटीपी यूज में आएंगे, तब जाकर बनेगा क्या सुक्रोज। तो आंसर क्या हो जाएगा गुरु, 24 एटीपी का यूज आएगा। ठीक है जी, डन। तो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई होप अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब पोल नहीं भेजेंगे, भैया भी भाग गए, बोले मैं जा रहा हूं, मैं नहीं भेज रहा पोल, वो भी चले गए। चलो क्वेश्चन सामने है, आराम से करना, बिल्कुल गलती मत करना अंकिता सिंह, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। सही विकल्प चुनना है आपने 5 में से, मतलब 5 कथन दे रखे, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा विकल्प सही दे रखे हैं। आंसर दो भैया, सो गए हो क्या? पोल नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। वेल्डन बॉबी कुमार, रक्षा परमार, मिस पटेल, योगी बाबू, बेवकूफ लड़के, तेरे को कुछ पता भी है? क्लास में आ जाता मुंह उठाकर, हैं? बेवकूफ कहीं का। पता है क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मूर्ख, पता है क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? या उल्टा कमेंट ही करना होता है? उल्टी खोपड़ी है। ए जो है वो क्लोरोफिल ए के अणु से बना होता है। ए किससे बना हुआ है? क्लोरोफिल ए के अणु से बना हुआ है। क्या ये बात सही है? हां जी बिल्कुल सही है। ये कौन है सर? ये क्लोरोफिल ए का अणु होता है। तेरे को नहीं करना है बता दे, मैं अभी भगा दूंगा तेरे को यहां से। बी जो है वो सैकड़ों वर्णक अणुओं से बना होता है जो प्रोटीन से बंधे होते हैं। ये बी जो है वो किससे बने हुए हैं? बहुत सारे वर्णक होते हैं। कौन से होते हैं? 250 से 400 वर्णकों में आपका क्लोरोफिल बी है। हां सर। क्लोरोफिल बी है। हां सर। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन है। हां सर। जेंथोफिल है। हां सर। ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं सर? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्लोरोफिल ए बी होता है। कौन होता है? क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है। तो बी जो है वो सैकड़ों वर्णक अणुओं से बना होता है जो प्रोटीन से बंधे होते हैं। हां जी। ए जो है वो कौन है सर? क्लोरोफिल ए है। हां जी, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहां बी जो है वो फोटोसिस्टम 1 का भाग है। अब बी जो है वो फोटोसिस्टम 1 का भाग है। सोचो क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन सेंटर क्या लिखा हुआ है? P680। P680 किसका रिएक्शन सेंटर होता है? PS सेकंड का होता है। फोटोसिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर होता है। और ये बोल रहा है यहां पर ये जो बी जो है ये फोटोसिस्टम 1 का भाग है। तो ये सरासर क्या हो गया? गलत हो गया है। बी में भी क्लोरोफिल ए होता है। ये मैंने अभी अभी तेरे को बताया। ये जो बी जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है। कौन होता है? क्लोरोफिल ए भी होता है। तो बी में क्लोरोफिल ए होता है। हां होता है। तो कितने सही हो गए? 1 2 4 सही हो गए हैं। थर्ड गलत था। अब थर्ड आपका यहां पर इसमें दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म। उपरोक्त सभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर थर्ड गलत है, आपसे सही पूछा था। अब हमारे पास यहां पर 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 1 2 4, 1 2 4 और 5, यानी 4 हमारा सही था। अब हमें सिर्फ 5 देखना है सही है या गलत है। 5 दे रखा है कि ए जो है वो क्लोरोफिल बी अणु से बना हो सकता है। सोचो ये जो ए है इसकी मार्किंग कर रखिए कि ए जो है वो क्लोरोफिल बी से बना। क्लोरोफिल बी से बना होता है या क्लोरोफिल ए से बना होता है? क्लोरोफिल ए से बना होता है, बी से कभी भी नहीं बनता है। तो 5th गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा इसका? फर्स्ट होएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इसका नंबर निकाल कर देना एक बार, एक योगी पोगी का। हाँ जी,
अगला प्रश्न करें। हाँ जी, कर लिया बेटा? सभी ने? चलिए, उस कथन का चयन करें जो ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता। यानी चार में से कोई एक चीज निश्चित नहीं की जा सकती, तीन चीजें निश्चित की जा सकती हैं। अब तीन चीजें देखिए कौन सी निश्चित की जाती है। अवशोषण का स्पेक्ट्रम और क्रियात्मक स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप है। हाँ, ये जो है ये क्रियात्मक स्पेक्ट्रम है और ये नीचे वाला अवशोषण स्पेक्ट्रम है। जहां पर अवशोषण हो रहा है वहीं पर कार्य हो रहा है, जहां अवशोषण हो रहा है मैक्सिमम वहीं कार्य हो रहा है, जहां मिनिमम अवशोषण वहां मिनिमम कार्य है। क्या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। जहां प्रकाश का अधिकतम अवशोषण होता है वहां पर ऑक्सीजन का अधिकतम निष्कासन होता है। जहां प्रकाश का अधिकतम अवशोषण हो रहा है, जहां प्रकाश ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी वहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी। हाँ, जहां अधिकतम अवशोषण होएगा वहां पर अधिकतम वर्णक काम करेंगे। प्रकाश अभिक्रिया ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन वहां ज्यादा निकलेगी। एंजलमान ने बताया था, अगर पढ़ा हो तो, क्योंकि दो दो बार पढ़ा दिया है। नहीं, कुछ भोंदू है उनको ये तक नहीं पता कि कहां पढ़ाया, कैसे पढ़ाया है। नेक्स्ट, तीसरा, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल क्षेत्र में होता है। हां सर, ये वाला क्षेत्र होता है नीला, ये वाला होता है लाल, ये होता है ग्रीन। तो मैक्सिमम कहां पर होता है? नीले और लाल में होता है। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण में जल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण में, अंकिता सिंह तुम भोंदू लाल हो क्या? मेरे को एक बात बताओ, है अंकिता सिंह? क्या प्रकाश संश्लेषण में जल जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? हो तुम भोंदूलाल? अफजल खान, हो तुम भोंदूलाल? क्या तुम यहां पर पढ़ रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्या पढ़ाई करी है तुमने? क्या पढ़ा है? क्या समझा है? कुछ नहीं पढ़ा तुमने। कार्बन डाइऑक्साइड जल से आती है, ये पढ़ा है तुमने? ये गलत स्टेटमेंट और गलत पूछी थी आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बार जरा पोल भेजकर देखता हूं कितने बच्चे हैं क्लास में। मैं बिना फालतू में टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि भैया तैयारी कर लो। हाँ जी, पोल भेज रहा हूं, आंसर देना ताकि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता लगे क्लास में कितने हैं। मेरे को लग नहीं रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल से आ रही है। इसका मतलब नील बटे सन्नाटा है, तुम बस टाइम पास करने के लिए क्लास देख रहे हो। चलो जी,
मात्र 25 बच्चे हैं क्लास में, ओनली 25 स्टूडेंट्स। अच्छा 55 है, सॉरी। हाँ जी। यदि पौधे ऐसी स्थिति में वृद्धि कर रहा है जहां पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता 680 नैनोमीटर से ऊपर है, तो सही विकल्प का चयन करना। ये नैनोमीटर है, 680 नैनोमीटर से ज्यादा है। 680 नैनोमीटर से अगर ज्यादा है तो कौन सा तंत्र काम करेगा सर इस कंडीशन में? अगर वेवलेंथ जो है 680 नैनोमीटर से ज्यादा की अगर दी जा रही है पौधे को, तो उस कंडीशन में केवल PS1 काम करेगा। और PS1 काम करेगा तो केवल और केवल क्या होगी सर? चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया। क्या होगी सर? चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया होगी। चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया होगी। और चक्रीय प्रकाश अभिक्रिया होगी तो ओनली ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा, ना आपकी ऑक्सीजन निकलेगी, ना जल टूटेगा। भाई ऑक्सीजन तो तभी निकलती है जब जल टूटता है, बस ATP बनता है। फोटो सिस्टम 1 काम करता है। क्यों? क्योंकि 680 से ज्यादा दे रहे हो, इट मीन्स 700 नैनोमीटर तक पहुंचेगा तो ये चालू हो जाएगा। तब इतना सा कंसेप्ट था सर। 680 पर तो PS2 काम करता है। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। शिवम गिरी जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? ये लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता को 680 नैनोमीटर से ऊपर है, 680 से ज्यादा है, तो क्या होगा? 680 से अगर ज्यादा होएगी तो PS2 काम नहीं करेगा, क्योंकि PS2 को काम करने के लिए 680 चाहिए होती है। यहां पर कितनी लिखी हुई है? 680 से ज्यादा लिखी हुई है। 680 से ज्यादा है तो अब आप सोच लीजिए क्या क्या होएगा। NADPH2 का निर्माण नहीं होगा। बिल्कुल सही है, नहीं होगा। मैंने यहां पर लिख भी दिया है, नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन का उसी प्रतिक्रिया केंद्र पर वापस आना होगा। कौन सी प्रक्रिया चलेगी सर? चक्रीय। चक्रीय मींस जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहीं पर घूमकर वापस आएगा। वही चीज लिखी है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसी केंद्र पर वापस आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया होगी। कौन सी? चक्रीय। नेक्स्ट, केवल PS सेकंड का सक्रिय होएगा, PS सेकंड सक्रिय नहीं होएगा, PS फर्स्ट सक्रिय होएगा। तो ये गलत हो गया। ATP बनेगा? यस बिल्कुल ATP बनेगा, बिल्कुल बनेगा। NADPH नहीं बनेगा। ऑक्सीजन का निष्कासन होएगा? नहीं भैया, कोई ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होएगा। तो आपके फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये कथन आपके सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। कितने बच्चों ने ये किया था? कितने बच्चों ने ये किया है? यही किया है? पक्का? यार मैं एक काम करता हूं, मेरे को लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने सीरियसली इस चैप्टर को लिया है। मेरे को लग रहा है मेरे को वापस से पढ़ाना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है वापस से पढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों ने इस चैप्टर को सीरियस, आपने या तो पढ़ा नहीं है या तो आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा। ना रिकॉर्डेड लेक्चर से देखा है, ना यूट्यूब पे जो पढ़ा है उस पे पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो यहां पर गलती तो नहीं करते। नेक्स्ट, थोड़ा कठिन है ये चैप्टर। तुमको तो ये तक नहीं पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से आ रही है। तो बच्चे को पता है, 10th क्लास के बच्चे को पता है। तुमको तो इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही और फिर बोल रहे कठिन है ये चैप्टर। इतना इजी है ना ये चैप्टर, सच्ची कह रहा हूं। ये बहुत इजी चैप्टर है। इससे टफ तो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है। तुमको अगर ये टफ लग रहा है तो फिर तो बस ह्यूमन फिजियोलॉजी जस्ट काइंड ऑफ अट्रैक्शन है कि हाँ भाई हृदय परिसंचरण पढ़ लिया और उत्सर्जन पढ़ लिया और तंत्रिका पढ़ लिया। उससे तो लाख गुना इजी चैप्टर है ये वाला।
बस दिमाग में एक हवा सा बना हुआ बॉटनी है, प्लांट्स है, और कुछ नहीं। एक दिमाग में पहले से फिट कर दिए चीज की बॉटनी है, टफ होती है, कुछ टफ नहीं होती है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं और वो भी सिर्फ पुष्पे पादपों की आकारिकी में है, बस एक चैप्टर में, और कुछ नहीं है बॉटनी में टफ। इजीएस्ट है बॉटनी। ए जो है प्रकाश श्वसन, एक कथन दे रखा है कि प्रकाश श्वसन C4 पौधों में अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही दे रखा है कि प्रकाश श्वसन जो होता है वो C4 पौधों में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि C4 पौधों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी में कहीं ना कहीं रुबिस्को को अलग जगह पर रखते हैं, ऑक्सीजन को अलग जगह पर रखते हैं। तो ए प्रकाश श्वसन किसमें पाया जाता है? C3 पौधों में पाया जाता है। तो ये तो हो गया सही। बी कथन दे रखा है कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला ग्राही 3 कार्बन वाला पीईपी केस होता है। पीईपी केस नहीं होता है, पीईपी होता है। और जिन्होंने ये लेक्चर YouTube पर देखा, ये क्वेश्चन वहां पर भी कराया था, वहां पर भी ये क्वेश्चन कराया, पढ़ाने के बाद यहां पर भी कराया था, और तुमसे बोला था दोनों जगह है। तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है, वहां पर भी ये क्वेश्चन कराया। अब तुम ना देखो और फिर बोलो हम कराया कहां है ये चैप्टर। ये तो बहुत ही गलत बात है भाई साहब, ये चीज टॉलरेट नहीं करूंगा मैं। बावला नहीं हूं कि यहां पर एक एक 1.5 घंटे के लेक्चर बनाकर तुम्हारे लिए दे रहा हूं ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम वहां से लेक्चर को फटाफट कवर कर लो और फिर तुम यहां के क्लास में एटीट्यूड दिखाओ, तो बेटा वो तो देखो सही नहीं है ना। तो बी जो है वो गलत स्टेटमेंट दे रखा है कि C4 पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका पहला ग्राही जो होता है वो पीईपी होता है, ना कि पीईपी केस होता है। पीईपी केस तो एंजाइम होता है जो क्या करता है, पीईपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये वाला कथन क्या हो गया, गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होएगा, विशाल गौतम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनिए। ये ए प्रक्रिया, ये बी प्रक्रिया, ये सी प्रक्रिया। अब ये मत कह देना कि ये आपकी क्लास में नहीं कराया, लाइव क्लास में। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये चीज कराई थी, बताई थी, क्वेश्चन भी कराया था। योगी बाबू क्लास ले रहे होगे ना, तो ये कराया है। हाँ जी, सही विकल्प चुनना है। चुन लिया आप सभी ने। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ए जो प्रक्रिया होती है कार्बोक्सिलीकरण होती है। यहां पर कोई भी एटीपी और कोई भी NADPH का प्रयोग नहीं होता है। बी प्रक्रिया जो होती है उसका नाम होता है अपचयन। यहां पर 12 ATP और 12 NADPH का उपयोग किया जाता है। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, 12 जल के अणु होते हैं, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु बनते हैं। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से आप 12 अणु बनाते हैं 3PGL के, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड के। फिर यहां से एल्डिहाइड से, ट्रायोज फॉस्फेट से आप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में आप 12 अणु ATP के, 12 अणु NADPH के प्रयोग में लेते हैं। फिर यहां पर 3PGL से वापस से जब आप RUBP बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन बोला जाता है। ये प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया में 6 ATP का इस्तेमाल होता है। खत्म। अब आपने चुनना था ए जो है
क्या वहां पर ए प्रक्रिया, ये ए जो है इसका नाम है, क्या यहां पर कोई एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है? कोई एटीपी का इस्तेमाल नहीं है, वो कोई एनएडीपी है, ये तो सरासर गलत हो गई है। बी जो है उसमें 12 एटीपी 12 एनएडीपीएच, बी प्रक्रिया में 12 एटीपी 12 एनएडीपीएच क्वेश्चन कराया है आपको, आंसर बी होएगा। नेक्स्ट, बी में 18 एटीपी, क्वेश्चन तुमको कराया था 12 एटीपी 12 एनएडीपीएच अपचयन में है, यहां पर पुनरुद्भवन में 6 एटीपी है, बी में 12 एटीपी 18 एटीपी नहीं, हाँ 12 एनएडीपीएच सही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। सी में 12 एटीपी नहीं है, कितने हैं? 6 एटीपी, एनएडीपीएच होता ही नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कराया 2024 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके नीट में। नेक्स्ट करिए। कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, ना कि केवल सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। ऊपर दिया गया कथन निम्न में से किसे सिद्ध करता है? जल की कमी या जल तनाव के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। यस, जल की अगर कमी हो जाए या जल की तनाव मतलब कमी हो जाए तो उसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। यस, बिल्कुल सही है। पत्तियों के मुरझाने से पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है। यस, पत्ती मुरझा गई तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। हाँ जी। जल की कमी से उपापचय अभिक्रिया कम हो जाती है। जल जो होता है वो उसकी जल की उपस्थिति में एंजाइम काम करते हैं, तो अगर जल नहीं होएगा, जल की कमी हो जाएगी तो उपापचय अभिक्रियाएं जो है वो कम हो जाएंगी। हाँ जी, तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये आप सभी ने सही किया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये करके बताओ भैया, देखते कितना सीरियसली आपने इस चैप्टर को पढ़ा है। वेल्डन शुभम, बहुत ही बढ़िया। वेल्डन कृष्णा वर्मा, बहुत ही बढ़िया। और कोई? प्रांजल वैष्णव, बहुत ही बढ़िया। शिवम गिरी, बहुत बढ़िया। रंजना प्रजापति, बहुत बढ़िया। आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं आज? आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं आज? नहीं दिखाई दे रहे? ठीक है, मतलब फिर तो कोई चांस ही नहीं है कि आप एक दूसरे की चीटिंग कर पाए। यहां पर सिर्फ करेक्ट आंसर ही दे पाएंगे, है ना? चलो जी, बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जिन जिन का नाम मैंने लिया उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। आंसर क्या है इसका? 30 एटीपी। कैसे सर? कैसे सर 30 एटीपी कैसे है? जिन जिन ने 30 एटीपी आंसर दिया है,
किस किसने दिया? शुभम कुर्मी ने आंसर दिया, शुभम ने आंसर दिया, शिवम गिरी ने आंसर दिया, अंकिता ने आंसर दिया, और भी कई थे जिन्होंने ए आंसर दिया। तुम सच्ची सच्ची बता, तुमने नहीं पढ़ा ना ये चैप्टर बॉबी कुमार, नहीं पढ़ा ना? एक ग्लूकोज के निर्माण के दौरान हैच स्लैक पथ के पुनरुद्भवन चरण में कितनी एटीपी चाहिए होती है? नहीं पढ़ा ना तुमने? इधर ध्यान से सुनो। ये इस तरीके से हैच स्लैक C4 पथ होता है, जिसमें ये कौन होता है? हमारा मीजोफिल सेल होती है। ध्यान से सुन लो और प्लीज याद रखना। अब मीजोफिल सेल होती है और ये कौन होती है? बंडल शीथ सेल होती है, पूलाच्छद कोशिकाएं होती हैं। यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 पीईपी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? 6 अणु बनाते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोक्सिलेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये 6 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में बदलते हैं? 6 मैलिक एसिड में बदलते हैं, जिसको हम मैलेट भी बोल देते हैं, मैलेट या मैलिक एसिड। ये 6 मैलिक एसिड अब यहां जाते हैं बंडल शीथ सेल में। ये जो 6 मैलेट जो होते हैं, मैलिक एसिड जो होते हैं, ये 6 बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ये 6 मैलिक एसिड यहां पर बने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड यहां पर पहुंचा और यहां पर पहुंचकर ये 6 मैलिक एसिड जो है, इससे बनते 6 पायरुविक एसिड। क्या बनते हैं? 6 पायरुविक एसिड बनते हैं। और क्या बनती है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्विन चक्र स्टार्ट कर देती है, और कैल्विन चक्र यानी C3 चक्र अगर होता है तो उस कैल्विन चक्र में ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ कितनी एटीपी लगती है सर? कैल्विन चक्र में 18 एटीपी लगती है और 12 NADPH लगता है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, यहां तक की बात। अब बात आ रही है जो 6 पीईपी जो होता है ये कैसे आया? तो ये जो 6 पायरुविक एसिड जो होते हैं, 6 पायरुविक एसिड को वहां से यहां फिर से लाया जाता है, और यहां लाने के लिए, यहां पर लाने के बाद इसको इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। और इस रीजनरेशन प्रक्रिया में लगते हैं 12 एटीपी। कितने एटीपी लगते हैं? 12 एटीपी लगते हैं। कितने एटीपी लगते हैं? 12 एटीपी लगते हैं। कितने एटीपी लगते हैं? 12 एटीपी लगते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, एक ग्लूकोज का निर्माण के दौरान हैच स्लैक पथ के पुनरुद्भवन चरण में कितनी एटीपी चाहिए? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का है यहां पर? हाँ जी, कितनी एटीपी चाहिए? 18 एटीपी चाहिए ना शिवम गिरी? ये आपने पढ़ा होगा कि 18 एटीपी इधर और 12 एटीपी इधर, 18 एटीपी इधर, 12 एटीपी इधर है। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, 12 एटीपी इस पुनरुद्भवन में है। बांगड़ू जरा सोच, C3 चक्र तो पढ़ा था, उसमें भी तो पुनरुद्भवन होता है जहां पर तुम RUBP बनाते हो। उस पुनरुद्भवन जो हमने अभी अभी इस चक्र में देखा था, इस पुनरुद्भवन में 6 एटीपी यूज में आ रहे थे। किसमें? इस C3 चक्र में जो पुनरुद्भवन होता है, उस पुनरुद्भवन में 6 एटीपी लगते हैं। तो 12 एटीपी यहां लग गए, 6 एटीपी यहां लग गए, टोटल कितने लग गए? 18 एटीपी लगते हैं। आंसर होएगा इसका 18। कैसे आया 18? समझ में आया? 2 बार पुनरुद्भवन हो रहा है। एक तो C3 चक्र का पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मीन्स जो प्राथमिक ग्राही है उसको बनाना। C3 चक्र में प्राथमिक ग्राही कौन है सर? RUBP। उसको बनाएंगे, 6 एटीपी लगेगी।
यहां पर कौन है 6p, इसको बनाएंगे 12 ATP लगेगी। तो पूरी हैच स्लैक में पुनरुद्भवन कितनी बार हो रहा है सर? 2 बार हो रहा है। एक तो C3 चक्र में हो रहा है और यहां पर 6p बनाने में हो रहा है। तो टोटल ATP कितनी लगी? 12 इधर, 6 इधर, टोटल लग गई 18। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अब तुमने तुक्का मारा या ये कंसेप्ट लगाया या इस कंसेप्ट के साथ में आंसर दिया है, तो वेल डन, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत सही है, तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तुक्का मारा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने बच्चों ने इस कंसेप्ट के बेसिस पर आंसर दिया था 18? जैसे शिवम गिरी बार बार बोल रहा है सर मैंने तो यही दिया था, मैंने तो यही दिया था। क्या आपको ये कंसेप्ट पता था, उस बेसिस पर आपने लगाया है, या जस्ट तुक्का मारा है कि हां भाई? तो अगर तुक्का मारा है तो पढ़ाई करो, तुक्का नहीं मारा है अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लगाएंगे। वेल डन खुशबू, बहुत बढ़िया। क्या एक्सप्लेन करूं इसको बीच में क्वेश्चंस कराते हुए? हैं क्या एक्सप्लेन करूं बीच में क्वेश्चंस कराते हुए? क्लास खत्म होएगी, क्लास एंड होएगी, तो भैया यहां पर जो तुम रक्त से संबंधित यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लास्ट में पूछना, ठीक है? कंटिन्यूअसली स्पैम मत करो, मैंने देख लिया है। लास्ट में जब क्लास कंप्लीट होएगी तब वहां पर पूछना। अभी क्वेश्चंस पर फोकस कर मेरे भाई। हाँ जी, रक्षा परमार, अफजल खान, अर्जुन कुमावत, खुशबू, नितिश, सती, विशाल, शुभम। अरे शुभम कुर्मी तू यार चुप हो जा भाई, तूने पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो भाग जा। तो जब से इस बैच में है तब से अब तक, तब से लेकर अब तक पढ़ाई के अलावा तेरे को सारे के सारे काम याद आते हैं। रुबिस्को एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रुबिस्को एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एंजाइम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ये रुबिस्को सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है इस पृथ्वी पर। ये द्विक्रियात्मक होता है, 2 क्रिया करता है। कौन सी? ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होएगी तो आरयूबीपी के साथ कार्बोक्सिलेशन कर देगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजनेशन कर देगा। तो दोहरा कार्य करता है। यह सदैव पर्ण मध्योतक कोशिका के हरित लवक के स्ट्रोमा में पाया जाता है। ये हो गया गलत। तो विशाल गौतम तुम हो भोंदूलाल, सच्ची सच्ची बता रहे, तुम हो भोंदूलाल। तुमने इस चैप्टर का ABCD भी नहीं पढ़ा है। तो बेटा तुम एक काम करो विशाल गौतम, इस क्लास को अभी बंद करो और जरा लेक्चर देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? तुमको नहीं आता ABCD भी इस चैप्टर का, प्रकाश संश्लेषण का प्र भी नहीं आ रहा है तुमको, तो बेटा क्लास बंद करो और पहले क्लास को देखो। तुमको ये नहीं पता कि रुबिस्को एंजाइम जो है इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। तुमको अगर ये चीज नहीं पता है तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि तुम बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हो। हाँ जी, यह सदैव पर्ण मध्योतक कोशिका के हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है, ये गलत है। रुबिस्को कैल्विन चक्र और प्रकाश श्वसन दोनों की उत्प्रेरित कर सकता है। अब कईयों ने यहां पर डी भी लगा दिया होगा, जिनको समझ में नहीं आएगा। देखो रुबिस्को क्या कर रहा है, क्या रुबिस्को कैल्विन चक्र में पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ, कैल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ जोड़ते हो, रुबिस्को की उपस्थिति में क्या बनाते हो? पीजीए बनाते हो। वो क्या है? कार्बोक्सिलीकरण। किसका भाग है? कैल्विन चक्र का। बिल्कुल है। तो क्या रुबिस्को कैल्विन चक्र को उत्प्रेरित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है।
और क्या प्रकाश श्वसन को भी उत्प्रेरित करता है? हाँ, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड से तो रुबिस्को ऑक्सीजन को यूज में लेकर आरयूबीपी को तोड़ देगा। कौन? ये एंजाइम रुबिस्को। क्या कर देगा? ऑक्सीजनेशन कर देगा। तो बिल्कुल प्रकाश श्वसन कराने का काम कौन करेगा? रुबिस्को करेगा ना दोस्त। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यह सदैव पर्ण मध्योतक कोशिका के हरित लवकों के स्ट्रोमा में होता है। क्या ये स्ट्रोमा में पाया जाता है? हाँ। क्या सिर्फ पर्ण मध्योतक कोशिका में क्या ये बंडल शीथ सेल में नहीं था? दिमाग लगाओ, क्या ये बंडल शीथ सेल के अंदर अगर तू C3 चक्र करा रहा है तो तू यहां पर रुबिस्को एंजाइम रखेगा कि नहीं रखेगा? तो C4 पादप जो होते हैं उनके अंदर रुबिस्को पर्ण मध्योतक में नहीं होता, बंडल शीथ सेल के अंदर होता है। तो ये था आपका गलत कि ये सिर्फ पर्ण मध्योतक में पाया जाता है। नहीं बाबू, ये तो पूला छद कोशिकाओं में भी पाया जाता है। कौन? रुबिस्को। तो ये गलत है, और गलत है तो आंसर क्या होएगा इसका? थर्ड होएगा। सर रुबिस्को तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो डार्क रिएक्शन करता है। आहा, यूसुफा तुमने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। सच्ची कह रहे हैं, तुमने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है तुमने, कुछ भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मान लो, बुरा लगेगा लेकिन मानो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। नील बटे सन्नाटा हो कि रुबिस्को तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। रुबिस्को नहीं, आरयूबीपी ग्राही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर 3PGA बनाता है रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन के बराबर है या ऑक्सीजन से ज्यादा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो एक वेस्टफुल, खराब, घटिया, बेकार, जाहिल, बकवास टाइप की एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है फोटो रेस्पिरेशन, जो C3 प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट, 10 क्वेश्चन कराने से मेरे को पता लग गया है कि भैया कौन कितने पानी में है। सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने से हकीकत पता लग रही है, सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने से। वेल डन बॉबी कुमार, बहुत ही बढ़िया। आंसर दो, कोई बात नहीं, डांट ही तो खाओगे। डांट खाने में कौन सा घबराहट है? आपको चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है कि आपका चेहरा या आपका नाम जो है दुनिया जगत में खराब हो जाएगा। डांट ही तो खाओगे, क्या हो गया? डांट खाने में कोई बुराई है? गलत भी कर दोगे तो सर आप डांटते हो इसलिए हम आंसर नहीं देते, क्या हो जाएगा भाई? कौन जानता है तेरे को? कोई जानता है? नहीं ना, आंसर दे। तुमको नहीं डांटेंगे तो फिर किसको डांटेंगे? कौन है भाई बताओ? तुम पढ़ने आए और तुम ना पढ़ो तो तुमको डांट पड़ेगी कि किसको डांट पड़ेगी? नहीं सर हम बड़े बच्चे हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ। डांट तो डांट होती है, वो तो हमको भी पड़ती है, ऐसे कौन सी बड़ी बात है? हमको डांट नहीं पड़ती, हमको अपने मां बाप से डांट नहीं पड़ती है, बिल्कुल डांट पड़ती है। चलो जी, दे दिया सभी ने आंसर। वेल डन शिवानी, छाया सोलंकी, डॉक्टर हफीज, सती नायक, अफजल खान, शिवम, आकाश, रंजना, डॉक्टर अनु, बहुत ही बड़ी। आइए देखते हैं। C4 पथ केवल एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। अगर आपने NCERT पढ़ी हो,
इस चैप्टर की एनसीईआरटी में डार्क रिएक्शन अगर आपने पढ़ी हो तो डार्क रिएक्शन जो होती है उसमें एक C3 पथ होता है, एक C4 पथ होता है। एक चार्ट दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी में, एक चार्ट होगा, है ना, है ना। उस चार्ट में लास्ट में एग्जाम्पल दे रखे C3 और C4 पादपों के एग्जाम्पल दे रखे, देखे आपने। गन्ना जो है वो C4 में लिखा हुआ और गेहूं जो है वो C3 में लिखा हुआ है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, गन्ना और गेहूं दोनों एक बीज पत्री हैं। अब मुझे बताओ, C4 पथ केवल एक बीज पत्रियों में होता है क्या? गलत। तो ये कथन गलत है। ये केवल एक बीज पत्रियों में नहीं होता, द्विबीज पत्रियों में भी होता है। सर मैं ये कह रहा हूं कि रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ रिएक्ट करता है, हाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड तो डार्क रिएक्शन कराता है, हाँ। यानी ये स्ट्रोमा में होती है क्या सर? हाँ बेटा, ये स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। चलो जी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा। तुम फिर से आज 2 बार चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत है। ये द्विबीज पत्रियों में भी होता है, एक बीज पत्रियों में भी होता है। कौन? आपका C4। रुबिस्को में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता होती है। याद रखना, मैंने आपको ये चीज बताई थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेशन, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेशन करा देगा, लेकिन अगर दोनों बराबर है तो कार्बोक्सिलेशन कराएगा। यानी रुबिस्को जो है उसके लिए, रुबिस्को एक एंजाइम है, उसके पास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रख दी, दोनों बराबर मात्रा में रख दी, तो रुबिस्को ऑक्सीजनेशन नहीं करेगा, कार्बोक्सिलेशन कराएगा। यानी रुबिस्को जो है उसमें ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा बंधने की क्या है? क्षमता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पौधों में समशीतोष्ण पौधों की तुलना में इष्टतम या अनुकूलतम ताप उच्च होता है। हाँ जी, ये जरा ध्यान से सुनना, इस कथन को देखना। ये वाला कथन शायद समझ में आपको नहीं आया होगा। आपको याद है इस तरीके से पृथ्वी थी, उस पृथ्वी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। इतना लिखने से बेटर है शिवम गिरी अगर कुछ पढ़ लेता ना तो ज्यादा बेहतर होता। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र याद है? हाँ सर, ये उष्णकटिबंधीय था, ये उपोष्ण था, शीतोष्ण था और ध्रुवीय था। ठीक है, इस तरीके से था। अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। उष्णकटिबंधीय पौधे जो हैं, अब यहां पर जो पौधे मिलेंगे में शीतोष्ण पौधों की तुलना में इष्टतम या अनुकूलतम ताप उच्च होता है। जो यहां पर मिलेंगे और यहां पर मिलेंगे, कौन हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं? शीतोष्ण या उपोष्ण? किसको तापमान ज्यादा मिल रहा है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। प्रकाश की तीव्रता यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? ये तो ध्रुवीय इलाकों के पास है, यहां पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। तो मेरे भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो मिलेंगे वो हाई टेम्परेचर में अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, यहां पर जो मिल रहा है उनको हाई टेम्परेचर मिल रहा है, हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो वो अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट, बिल्कुल सत्य है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर की वर्तमान उपलब्धता C4 पौधों के लिए सीमाकारी है। कार्बन डाइऑक्साइड की वर्तमान में कितनी उपलब्धता है सर? 0.03 से 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में उपलब्ध है। C3 पादप को कितनी चाहिए होती है? 0.045% C3 पादपों को चाहिए। 0.036 आपके C4 पादपों को चाहिए। तो जरा सोचो, इनमें से जो वातावरण में उपलब्ध है वो आसानी से किसको मिल रही है? सर C4 को मिल जाएगी। यानी C4 के लिए तो कोई कमी नहीं है। कमी किसके लिए? C3 के लिए। तो C3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कौन लिमिटेड मात्रा में मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए? C3 पादपों के लिए।
कितना चाहिए होता है? इतना चाहिए होता है। इतना वातावरण में मिल रहा है, इतना चाहिए होता है, यानी कमी है ना C3 के लिए। क्या C4 के लिए कमी है? क्या इसकी कमी है? क्या ये लिमिटेड मात्रा में नहीं है? फोर्थ कथन क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो वर्तमान में हमारे वातावरण में उपलब्ध है वो C4 के लिए सीमाकारी, C4 के लिए सीमाकारी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, राइट, राइट, रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, राइट, रॉन्ग। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। डन। समझ में आया क्या किया है यहां पर? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये तो कर लोगे। पादपों में कौन सा पथ कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए परम पथ है? C3, C4, CAM, इनमें से कोई नहीं। ये तो जानते हैं ना, C3 जो है C3 जो है ये आपके C3 पादप में भी पाया जाता है और C4 पादप में भी पाया जाता है। ये कैम जो होता है बेटा, ये आपने याद नहीं रखना है, ये पहले पढ़ाया जाता था, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। कैम जो होता है ये पादपों का एक समूह होता है, कुल होता है। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है सर? कैम क्या होता है? कैम जो होते हैं पादप होते हैं। कौन से होते हैं? कुछ पादप होते हैं जिनको हम कैम श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। ये कैम जो होता है सेम टू सेम किसके जैसा होता है सर? C4 पथ होता है। सेम कैसा होता है? C4 पथ होता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है इनमें कि ऐसे पादप जिनके अंदर ये पथ पाया जाता है उनमें दिन में रंध्र जो होते हैं, दिन में रंध्र जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? बंद होते हैं। और रात को क्या होते हैं? रंध्र जो होते हैं वो खुलते हैं। बस ये होते हैं आपके क्रेजुलेशन प्लांट्स होती है, क्रेजुलेशन कुल होता है। उसके अंदर जैसे हमने बोला डार्क रिएक्शन जो होती है, अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है, वो अप्रकाश अभिक्रिया हमारे कोर्स में 2 दे रखी है, एक C3 दे रखी है, एक C4, एक और होती है CAM भी होती है जो हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है NCERT में। ठीक है, तो भैया समझ में आ गया आपको। C3 चक्र जो होता है वो C3 पादपों में भी पाया जाता है, C4 पादपों में भी पाया जाता है, यानी हर एक पादप में ये वाला पथ पाया, हर एक पादप में ये वाला चक्र पाया जाएगा। तो कौन सा परम चक्र है, कौन सा परम पथ है मेरे भाई? C3 चक्र। सर वारबर्ग प्रभाव समझ में नहीं है। शुभम बहुत सीधी सी बात है, अगर तू ऑक्सीजन को बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो मेरे को सीधी सी बात बता, RUBP का ऑक्सीजनेशन करा देगा कौन? रुबिस्को। RUBP का अगर ऑक्सीजनेशन करा दिया, RUBP को तोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कम जुड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUBP अगर कम जुड़ेगा तो कार्बोक्सिलेशन कम होएगा, अंधकार अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया कम हो जाएगी, ग्लूकोज का निर्माण कम हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, खत्म। ये है हमारा वारबर्ग प्रभाव, खत्म, सिंपल सा था। C4 पौधे C3 पौधे से भिन्न नहीं है।
सर C3 प्लांट में C3 साइक्लिक होती है और C4 प्लांट में C4 साइक्लिक होती है क्या? यस युष्फा, C4 जो होते हैं उसमें भी साइक्लिक होती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा था युष्फा, जरा सोचो, कोई पुनरुद्ध भवन था जिसमें आपने पीईपी वापस से बनाया था। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पीईपी मिलकर क्या बनाया सर? ओए, मैलिक एसिड गया, पायरविक एसिड बनाएगा, पायरविक एसिड फिर आएगा और वापस से क्या बनाएगा? पीईपी। ये पूरी क्या प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है? एक चक्रीय प्रक्रिया दिखाई दे रही है। हाँ सर। हाँ जी, C3 पौधों से भिन्न नहीं है, अफजल खान नहीं है, सती नायक नहीं है, अल्पना नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि C4 पौधे C3 पौधे से भिन्न नहीं है। एक बार नहीं हटा देता हूं। C4 पौधे C3 पौधे से भिन्न होते हैं। किस किस आधार पर भिन्न होते हैं? अप्रकाश अभिक्रिया में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के प्रथम स्थायी यौगिक के रूप में उपस्थित होना। बिल्कुल। C4 पौधे C3 पौधे से कैसे अलग होते हैं भैया? C4 पौधों के अंदर क्या बनता है? पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इस बेसिस पर तो ये अलग होते हैं। प्रकाश श्वसन की अनुपस्थिति। हां सर, प्रकाश श्वसन जो होता है वो C4 पौधों में नहीं होता, C3 पौधों में होता है। समझ में आ रहा है? अप्रकाश अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच का स्वांगीकरण। भैया अप्रकाश अभिक्रिया में एटीपी और एनएडीपीएच को यूज में लेना C4 में भी होता है, C3 में भी होता है, यानी ये चीज कॉमन नहीं है। प्रकाश श्वसन की अनुपस्थिति बिल्कुल सही है। C4 में अनुपस्थित था, C4 में नहीं था, C3 में होता है, यानी ये पहली चीज C4 में होती है, C3 में नहीं होती। दूसरी चीज, प्रकाश श्वसन C4 में नहीं होता, C3 में होता है। बिल्कुल सही है। क्रेंज शारीरिकी C4 में होती है, C3 में नहीं होती। ये जो चीज जो है क्या, एटीपी और एनएडीपीएच को यूज में लेना, ये तो भैया दोनों में होता है। C4 पौधों में भी होता है, C3 पौधों में भी होता है। दोनों में हम एटीपी एनएडीपीएच को यूज में लेते हैं। क्या ये चीज कॉमन है दोनों में? नहीं सर, ये दोनों चीजें, ये चीज जो है ये दोनों में भिन्न नहीं है। और अगर नहीं है तो आंसर क्या आएगा? इसका थर्ड आएगा। सोच लो किस लेवल पर ये क्वेश्चन घुमाया गया था। दिमाग लगा पा रहे हो? समझ में आया तुमको क्वेश्चन? समझ में आया तुमको क्वेश्चन? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट करिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, मिलाइए। ओके खुशबू, अच्छी बात है। चलिए जी, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए जरा। करा डॉक्टर हाफिज, यूसुफा, अफजल, अंकिता, डॉक्टर नीतीश, शिवम गिरी, कर लिया? देखें एक बार। रक्षा, एनएडीपी रिडक्टेज जो होता है ये कहां पर होता है? अगर आपको याद आ रहा हो, इस तरीके से थाइलेकॉइड थी, उस थाइलेकॉइड की झिल्ली जो थी, झिल्ली पर एनएडीपी रिडक्टेज पाया जा रहा था, जिसको याद करिए FNR बोला था। FNR
फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज जो है वो थाइलेकॉइड की झिल्ली पर मिल रहा है, लेकिन किधर की तरफ? ये बाहर कौन है सर? स्ट्रोमा है। तो थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर सतह पर है? नहीं सर, झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर है। हाँ, NADP रिडक्टेज कहां है? क्या थाइलेकॉइड झिल्ली, ये झिल्ली है, झिल्ली के अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है? स्ट्रोमा की तरफ है, स्ट्रोमा की तरफ है। तो झिल्ली की स्ट्रोमा सतह की ओर होता है NADP रिडक्टेज। सर अंदर की तरफ कौन था? याद कर, अंदर की तरफ तूने जल को तोड़ना था, और जल को तोड़ने के लिए तेरे पास एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर मिल रहा है? थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की ओर मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, रुबिस्को एंजाइम यूसफा जल्दी से सोचो, अभी तुमने ही बोला था ना, ये एंजाइम कहां पर मिलेगा? ये एंजाइम अंधकार अभिक्रिया में कहां पर होती है? अंधकार अभिक्रिया सर स्ट्रोमा में होती है। तो ये एंजाइम कहां मिलेगा सर? स्ट्रोमा में मिलेगा। अब याद करिए, आपने F0 F1 पार्टिकल कहीं पढ़ा है। इस F0 F1 पार्टिकल में F1 पार्टिकल के अंदर कौन है सर? ATPase एंजाइम है। तो ATPase कहां पर मिल रहा है? F1 भाग में मिल रहा है। ये था बेटा जी। अब आप देख लो, A का थर्ड, B का सेकंड, A का थर्ड, B का सेकंड, C का 4 और D का 1। आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। डन। नेक्स्ट, करिए, आज का आखिरी सवाल है भैया। कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लेकर इस चैप्टर को वापस से कराऊंगा। मेरे को लग नहीं रहा यार, ये तो फिर गलत बात है आप लोगों की। एक लेक्चर लेते हैं, उस एक लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं काम बनेगा। आपसे सवाल ही नहीं हो रहे, फिर फायदा ही क्या है फिर भाई? तो अपन आज इतना ही करते हैं और मंडे को अपन पूरा लेक्चर लेते हैं इसका। ऐसे काम नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, फिर फायदा क्या है फिर पढ़ाई करने का? फिर ना मेरे को मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। आप बोलोगे कि क्या सर पढ़ाया भी नहीं, है ना? ठीक है, वापस से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप में से कुछ भोंदू हैं जो टाइम नहीं बचाना चाह रहे थे। कोई नहीं, जो टाइम बचाना चाहते हैं, मंडे का टाइम और मिलेगा आपको, क्योंकि मंडे को कुछ भोंदुओं को ये चैप्टर वापस से दोहराना पड़ेगा। निम्न में से कौन एटीपी निर्माण के लिए प्रोटॉन प्रवणता बनाने में सहायता नहीं करेगा? हाँ भाई, शिवम गिरी, भोंदूलाल, तेरे को केमिस्ट्री भी नहीं आती क्या? है? प्रोटोन प्रवणता अगर बनानी है, प्रोटोन प्रवणता बनाने के लिए यहां पर ल्यूमन में प्रोटोन बढ़ जाएगा, बाहर स्ट्रोमा में घट जाएगा। ये है प्रोटोन प्रवणता। ये बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार था? सर थाइलेकॉइड गुहा में प्रोटोन का इकट्ठे होने से प्रोटोन की प्रवणता बढ़ेगी। हाँ, प्रोटोन का डिफरेंस बढ़ेगा। हाँ, कैसे? ल्यूमन में बढ़ा दो, बाहर स्ट्रोमा में घटा दो, प्रोटोन प्रवणता होगी। हाँ, थाइलेकॉइड में जल का प्रकाशीय अपघटन था। अरे भैया, जल का अंदर प्रकाशीय अपघटन करा था, जल टूटा था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन निकले थे। हाँ, इलेक्ट्रॉन ने PS2 की वैकेंसी को भर दिया था और प्रोटोन जो था यहां पर आ गया था। हाँ, प्रोटोन प्रवणता बनेगी। हाँ जी, बनेगी। NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज कौन था सर? FNR था। क्या इस FNR ने यहां से प्रोटोन को यूज में लेकर और इलेक्ट्रॉन इसके पास आया था, NADPH का निर्माण किया था? हाँ, यानी प्रोटोन को बाहर स्ट्रोमा में कम किया था NADP रिडक्टेज ने। हाँ, तो बचा कौन है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, केमिस्ट्री पढ़ते हो यार आप लोग। प्रोटोन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो pH घटती है। pH अगर घटती है तो वातावरण अम्लीय होता है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अंदर आप प्रोटोन की सांद्रता को बढ़ा रहे हो, pH घटेगी,
यानी अंदर अम्लीय वातावरण होएगा। ये बोल रहा है थाइलेकोइड गुहा में अम्लीय वातावरण का स्तर कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। गलत है ये, और यही आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर? डन? समझ में आया है? तो ये चीजें याद रखना, बार बार ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, बार बार ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मेरे को तो आज मजा नहीं आया, देखो कसम से, मेरे को लिटरली बोल रहा हूं, मेरे को नहीं आया आज मजा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भैया ये 40 क्वेश्चन तो धमाधम कर देंगे आप लोग। अंशिका पांडे कह रही है हेलो सर। हेलो बेटा। बाकी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं स्लाइड में, सुनो। अगर चैप्टर क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, है ना। कल के टेस्ट की तैयारी कर लो। कल के टेस्ट की तैयारी तो करोगे ना, कल का टेस्ट दे लो। टेस्ट देने के बाद ये स्लाइड जब आएगी तो इस स्लाइड के रिमेनिंग 25 क्वेश्चन करना, विदाउट आंसर होंगे, बाद में उसके आंसर भी होंगे। करना जरूर। कब? कल। अभी कल के टेस्ट की तैयारी करो। 6 चैप्टर है आपके बायो के, रिमेनिंग फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर है। कल के टेस्ट की तैयारी करो, ठीक है शिवानी? पढ़ लो बेटा जो पढ़ाया जा रहा है। ज्ञान मत दिया करो क्लास में आकर, ज्ञान देने के लिए मैं काफी हूं, ठीक है? आप अपना जो है रिवीजन करो। तो साल भर पढ़े हो नहीं, अब तुमको रिवीजन याद आ रहा है? कल का टेस्ट दो पहले बेटा, ठीक है? चलो जी, मिलते हैं कल। कल क्लास ले लो। वाह, टेस्ट कौन देगा फिर? चलो मिलते हैं।